नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि कल से हमने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके अंदर यूपी पीसीएस में पूछे गए 10 से 15 साल के जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब ईयर वाइज डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो कल की क्लास की अगर बात की जाए तो उसमें हमने 2022 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जितने भी सवाल पूछे गए उनको डिस्कस किया। ठीक, तो आज हम जो है 2021 और 2020 में जितने भी सवाल पूछे गए एनवायरमेंट से उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी और आज की वीडियो में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, और इसी वजह से कहा जाता है कि आप जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर से ज़रूर लगा के जाएँ। ठीक, तो आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 2021 के पहले क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से इसका ओरिजिनेशन देखने को मिलता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ठीक, तो ऑप्शंस हमारे अगर देखें तो ऑप्शंस हमारे क्या हैं? ए अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर डी G8 समिट। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया था। ठीक है, यहीं से कार्बन क्रेडिट का जो है ओरिजिन या इमर्जेंस हमें देखने को मिला। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अगर बात की जाए तो इट इज ट्रेडेड, एक तरीके का क्या है, ये सर्टिफिकेट होता है। क्या है? सर्टिफिकेट है, जिसको कि हम बेच सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं इन कार्बन मार्केट, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, कार्बन मार्केट। तो कार्बन क्रेडिट इज क्या है, इसको इट इज ट्रेडेड इन कार्बन मार्केट। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 यूनिट जो होता है, वन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? 1 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसके इक्विवेलेंट अदर कोई ग्रीन हाउस गैस हो। ठीक, तो उसको हम किसके बराबर क्या बोलते हैं? 1 ट्रेडेबल कार्बन यूनिट के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो ये है हमारा कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी प्रोटोकॉल्स आए या इनिशिएटिव्स लिए गए, उनको हम सीक्वेंस के फॉर्म में अगर हम देखते चले तो 1972 में बात की जाए अगर, तो वहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट किया गया था। कहाँ पे हुआ था ये? स्टॉकहोम जो कि हमारा स्वीडन में पड़ता है। फाइन, और ठीक 1972 में ही क्लब ऑफ रोम के द्वारा एक रिसर्च पेपर लाया जाता है जिसका नाम है लिमिट टू ग्रोथ। ठीक, ये क्या है? पेपर है जो कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा लाया गया। ठीक है, और जो इसको डेवलप किया था जिसने, वो कौन था? DH मेडोज। ठीक, DH मेडोज। और ये पेपर जो है एक डायनेमिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। ठीक, उसके बेसिस पे इसको जो रिसर्च वर्क है उसको लाया गया था। फाइन, तो 1983 में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कमीशन जो है स्टैब्लिश किया गया था, और इसी कमीशन को हम ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक, और इसी कमीशन के द्वारा सबसे पहली बार में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। ठीक है, उसके डेफिनेशन के बारे में बात किया गया था, उसका जिक्र हुआ था इस जो है शब्द का। ठीक, और 1987 में इसी कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक, यहां पे अगर बात करें तो ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, हर एक वर्ड क्या है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप ध्यान से देखें और पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। ठीक, तो आगे चलते हैं। 1992 में अगर बात करें तो अर्थ समिट हुआ था। यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो। ठीक है, और इसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, और उसके 10 साल बाद, ठीक है, 2002 में, जिसको रियो +10 बोलते हैं,
साउथ अफ्रीका में इसकी मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुआ था। और रियो +20 जिसको हम बोलते हैं 2012 में, ये कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ था। ठीक है, तो 1994 में इसके बाद UNFCCC का गठन किया गया, स्टैब्लिशमेंट किया गया, फाइन। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक तरीके से UNFCCC के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये काम करेगा ये प्रोटोकॉल। ठीक, और 2015 में जो है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? एनवायरमेंट से जुड़े हुए कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स हैं या इनिशिएटिव्स हम कह सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैच द टाइप क्वेश्चन है। एक साइड बायोस्फीयर दिया है और इधर लोकेशन के बारे में बात करता है। तो अगर हम पहला अगर देखें, सिमलीपाल के बारे में हम जानते हैं कि ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता। ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है, ये कल भी एक क्वेश्चन में हमें देखने को मिला था ये पेयर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन यूज करें तो ए का 4 पेयर हमें किस में मिल रहा है? ए में मिलता है। ठीक है, बी में भी मिल रहा है, डी को हम एलिमिनेट कर देते हैं और सी को भी एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ये पेयर हमें नहीं मिल रहा है। फाइन, तो पंचमढ़ी की बात करें तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है हमें। फाइन, मतलब बी का 3 हमें दोनों ही ऑप्शंस में मिल रहे हैं। फाइन, तो नंदा देवी की बात करें तो ये उत्तराखंड स्टेट में है और नौकरेक हमारा मेघालय स्टेट में पड़ता है। ठीक, तो सी का 1 पेयर अगर बात करें तो ऑप्शन बी में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में टोटल क्या है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमें मेनली देखने को मिलते हैं और ये जो है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इनमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ठीक, कौन कौन से वो 12 रिजर्व हैं? ये वो 12 रिजर्व है जिसमें कि सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। कब किया गया था? 2000 में। ठीक है, और ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। फाइन, और अगर सबसे रीसेंट की अगर बात की जाए तो 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। कहाँ पे है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व? ये मध्य प्रदेश में हमारा पड़ता है। फाइन, और 2020 में इसको ऐड किया गया था। तो ये लिस्ट भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे गए हैं, असर्शन और रीजनिंग टाइप। असर्शन में क्या कहता है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। जो हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं इसके, वो क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है या डिपेंड नहीं करते। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट हमारा आउटराइटली इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? सीधा सीधा गलत हमारा आंसर है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के वो क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये भी क्या है? सिंपल स्टेटमेंट है और जो कि क्या है? बिल्कुल करेक्ट है कि ह्यूमंस जो है इनके जो एक्टिविटीज है उनसे कहीं ना कहीं जो हमारे एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे असर देखने को मिलता है। तो ये क्या हमारा ट्रू है, बट असर्शन इज फॉल्स। तो हमें उत्तर की अगर बात की जाए तो डी ऑप्शन में ये देखने को मिलता है। फाइन, जहां पे ए फॉल्स है, बी ट्रू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हम इकोसिस्टम के अपने कंपोनेंट्स की बात की जाए तो मेनली 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में। अगर हम बायोटिक की बात करें तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स हमारे आ जाएंगे, बैक्टीरिया हो गया, तो ये सारे फंजाई हो गए। ठीक, तो ये सब क्या है? बायोटिक फैक्टर्स के कंपोनेंट है। और वहीं अगर एबायोटिक की बात करें तो यहाँ पे सॉइल हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, ठीक है, विंड, ये सभी क्या है? हमारे एबायोटिक फैक्टर्स पे आ जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस साल इस अधिनियम को, इस एक्ट को सरकार के द्वारा पास किया गया था? ठीक है, या पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये 2022 में भी यूपीपीसीएस के द्वारा पूछा गया सवाल है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसीलिए जो है आपसे बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर लगा के एग्जाम में जाएं, ठीक है। और इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, 1986 में इसको पास किया गया था। जैसा कि हमने आपको कल बताया गया था कि 1984 में अगर बात करें तो उस टाइम पे उस साल जो है एक बहुत ही जो है बड़ी घटना घटी थी जिसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक। और उसी के बाद 2 साल बाद क्या है, इसको इस पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था, ठीक है। और ये कब एनफोर्स हुआ था ये एक्ट? 19th of November 1986, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986 में, ठीक। इसको अंडर आर्टिकल 253 के तहत लाया गया था। इसमें हमारे 26 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। फाइन, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि इस एक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये भी क्वेश्चन हमारा 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप खुद पे खुद देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइन, किस डे को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है? 25 दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 38 जनवरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 16 सितंबर को हर साल जो है ओजोन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक। ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम यहाँ पे अगर 2022 के थीम की अगर बात की जाए, वर्ल्ड ओजोन डे के 2022 के थीम के बारे में बात करें तो वो क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। क्या था? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये इसका 2022 का थीम था, ठीक है, ठीक। कल हमने इससे रिलेटेड, ओजोन से रिलेटेड जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके बारे में भी बात किया, चाहे वो वियना कन्वेंशन की बात हो 1985 में लाया गया था या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में लाया गया था, ठीक। और उसके अमेंडमेंट की भी बात की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किसके द्वारा किया गया था? किगाली अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। फाइन, तो इन सभी के बारे में हमने कल अपने वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखें, ठीक, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनमें से एयर पॉल्यूशन का कौन सा इंडिकेटर है? पफ बॉल्स, एल्गे, लाइकेन या फिर मॉस, ठीक। तो अगर यहां पे बात करें ऑप्शन सी, लाइकेन जो है वो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है और इसी वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बायो इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो इंडिकेटर। लाइकेन की अगर बात की जाए तो ये सिम्बियोटिक रिलेशन में देखने को हमें मिलता है, ये पाया जाता है, ठीक है, 2 सेपरेट ऑर्गेनिजम्स का, ठीक। किस टाइप के रिलेशन में? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। कौन से 2 ऑर्गेनिज्म है वो? फंजाई और एल्गा, ठीक है, फंजाई और एल्गा। फंजाई की अगर बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो अपना फूड, अपना भोजन जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकता और इसी वजह से ये दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहता है और यहाँ पे इसकी मदद करता है एल्गी, ठीक, क्योंकि ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमें प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? उत्तर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फाइन, आगे चलते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, इस पर्टिकुलर ट्री पे देख सकते हैं ये है हमारा लाइकेन जो इस तरीके से चिपका हुआ है पेड़ों पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे जुड़ा हुआ ये सिंबल है? गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट, एक्सपोर्टेड गुड्स को बोलते हैं हम, ठीक है, या फिर इंपोर्टेड गुड्स। कहां पे ये लेवल, ये मार्क हमें देखने को मिलता है? अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑप्शन बी, बहुत ही आसान सा सवाल है ये,
सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट, वैसे गुड्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उन पे ये लेबल देखने को मिलता है। इस तरीके का लेबल आपको देखने का मिलता है। इसका क्या मतलब है, अगर ये किसी प्रोडक्ट पे आपको दिखता है तो दैट मीन्स दैट दिस प्रोडक्ट इज क्या है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लाई ऐश पॉल्यूशन जो है इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से ये होता है, ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट या फिर माइनिंग। ठीक, यहां पे अगर बात करें ऑप्शन सी थर्मल पावर प्लांट की वजह से फ्लाई ऐश पॉल्यूशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोल का यूज किया जाता है। ठीक, कोल दैट इज, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पल्वराइज्ड कोल, किस तरीके का, पल्वराइज्ड कोल का यूज किया जाता है। पल्वराइज्ड कोल क्या होता है, ये फाइनली पाउडर्ड कोल होता है। ठीक है, या फाइन पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं ऑफ कोल, इसका यूज किया जाता है। और यहां पे थर्मल पावर प्लांट में जो कंबशन होता है उससे फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। और चूंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से एक तरीके से उसके हैंडलिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो फ्लाई ऐश का बहुत जगहों पे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, अगर इसकी बात करें, इसके एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो वो इसको एज अ फिलर यूज किया जा सकता है पेंट्स में, एडेसिव्स जो गम होते हैं। ठीक, उसके साथ साथ मेटल हो गए, ठीक है, और प्लास्टिक कंपोजिट्स हो गए, तो इन सभी जो है वेरियस सेक्टर्स में इनको यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज किया जा सकता है एज अ स्ट्रक्चरल या फिलर के तौर पे। ठीक, उसके अलावा ब्रिक मेकिंग के लिए सेरेमिक टाइल्स बना सकते हैं इससे हम, प्लास्टर, ठीक है, या पोर्टलैंड सीमेंट, तो बहुत सारी जगहों पे इसको यूटिलाइज किया जाता है। और ये क्या है, एड्सॉर्बेंट का भी काम करता है, वेस्ट वाटर एड्सॉर्बेंट। ठीक है, या फिर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइन, उसके अलावा अगर बात करें तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इसको यूज करते हैं। और ये चूंकि क्या है, अल्कलाइन नेचर होने की वजह से इट एक्ट्स एज अ गुड न्यूट्रलाइजर का काम करता है यहाँ पे। ठीक, तो ये कुछ क्या है इसके एप्लीकेशंस जो किए जा सकते हैं। फाइन, और इससे क्या होगा, अगर हम इसको डिफरेंट सेक्टर्स में यूटिलाइज करें तो जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा, या इससे जो दिक्कतें, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उसमें कमी देखने को हमें मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट इन उत्तर प्रदेश, इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, सुर सरोवर, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील या फिर सुरीनसर मानसर लेक। ठीक, तो ऑप्शन डी जो हमारा है सुरीनसर मानसर लेक, ये हमारा यूपी में नहीं पड़ता। तो ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। फाइन, तो बाकी के तीनों जो है वो उत्तर प्रदेश में ही क्या है स्थित है। और सुर सरोवर की बात करें तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कीथम लेक बोलते हैं। ये एक आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड लेक है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, किस जिले में देखने को मिलता है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हमें देखने को मिल जाता है। और समसपुर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ पे है, रायबरेली में। ठीक, रायबरेली में देखने को मिलता है। और सरसाई नवर झील जो है ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। फाइन, तो अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से एक और 2022 में एक और जो साइट है उसको रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। वो क्या है, अगर बात करें तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसको जो है रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। और ये अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से 10वां रामसर साइट है, मतलब यूपी में टोटल जो है 10 रामसर साइट्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने, 10 रामसर साइट्स देखने को मिलते हैं। अगर रामसर साइट्स की बात की जाए तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे जिसमें इंडिया में जितने भी 75 अब तक रामसर साइट्स है उन सभी को देखेंगे, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में जितने भी रामसर साइट हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये ज़रूरी हो जाता है। फाइन, तो अगर हम बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, हमें देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं, अगर इसको मैप से अगर देखें
तो आगरा हमारा कहां पे है, ये साउथ वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिल रहा है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए अगर, ठीक। और इटावा जिला हमारा, ये इटावा जिला हो गया, फाइन। और अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा संत कबीर नगर हमें देखने को यहां पे क्या है, मिलता है, फाइन। और ये हमारा है रायबरेली। रायबरेली में क्या है, समसपुर बर्ड सेंचुरी, अभी हमने क्या है अभी देखा। और इटावा में हमारा सरसाई नवर झील हो गया, ठीक है। और आगरा की बात करें तो सुर सरोवर या फिर कीथम लेक देखने को मिलता है। और वहीं संत कबीर नगर में कौन सा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो है हमारे 2020 के जो क्वेश्चन है एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको हम देखेंगे। 2021 के हमने अब तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नेशनल चंबल सेंचुरी किस स्टेट में नहीं फैला हुआ है, गिवन ऑप्शंस पर, यूपी, एमपी, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इस क्वेश्चन, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो 2022 में भी ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। 2022 में भी ये सवाल पूछा गया था। और अगर हम बात करें 2021 के लगभग 3 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए, रिपीट देखने को मिले हमें 2022 में, ठीक। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप पीछे के क्वेश्चन जो हैं जरूर लगाएं, फाइन। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि नेशनल जो चंबल सेंचुरी है ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक। तो यहां इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हरियाणा हमारा आंसर हो जाएगा, फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए, अगर नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में फैला हुआ है, अगर हमसे अगर ये सवाल पूछा जाता है तो हम अपने मैप पे चलते हैं, ठीक। तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिले में हमें देखने को मिलता है। ये हमारा आगरा हो गया, ये इटावा, ठीक, दोनों आसपास है। तो इन दोनों स्टेट्स में चंबल सेंचुरी फैला हुआ है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा टाइगर सेंसस 2018 से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक। रिसेंटली हम सब ने देखा कि अभी 2023 में लगभग 10 दिन या 1 हफ्ते पहले जो है लेटेस्ट टाइगर सेंसस जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया, फाइन। तो उसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में 2018 का भी सेंसस और 2023 में पब्लिश किया गया उसको भी देखेंगे, क्योंकि ये सेंसस भी क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये इसको 2020 में पब्लिश किया गया था। इस रिपोर्ट को स्टेटमेंट क्या है पहला हमारा कि इंडिया हैज 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया में टोटल ग्लोबल जो टाइगर है उसका 70% जो है हिस्सा इंडिया में है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर हम अपने रीसेंट रिपोर्ट की बात करें तो अब ये 70% से बढ़ के जो है 75% हो गया है, मतलब 5% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला अपने पिछले रिपोर्ट से अगर कंपेयर करें तो, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि नियरली 30% ऑफ इंडियाज टाइगर लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के 30% जो इंडिया के टाइगर्स हैं वो टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं, ठीक। ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच द टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ नेशनल पार्क दे रखा है जो कि यूपी का क्या है, काफी फेवरेट सवाल माना जाता है। एक तरफ स्टेट या राज्य आपको मैच करना है या सही मिलान करना है, फाइन। इंद्रावती की अगर बात की जाए तो इंद्रावती हमारा किस स्टेट में पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आइए एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ए का 4 हमें ए में देखने को मिल रहा है, सी में भी, बी में भी, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा इस इंफॉर्मेशन से एलिमिनेट हो पाया। मोलिम की बात करें तो ये गोवा में है। कहां पे, गोवा में देखने को मिलता है। तो बी का 3 हमें किस में मिल रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में बी का 3 देखने को मिल रहा है, दैट इज ए, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कलेसर की बात करें तो ये हरियाणा में है ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क। और बेतला या बेतवा भी कभी कभार इसको बोलते हैं, तो बेतला कहां पे है, झारखंड स्टेट में, झारखंड राज्य में देखने को मिलता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन से जुड़ा हुआ ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है कि इट डिक्रीजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर।
ये क्या करता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है किसी वाटर बॉडी में उसको कम करता है, उसको कम कर देता है, ठीक, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये क्या है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट इज अ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये यूट्रोफिकेशन किससे जुड़ा हुआ है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से जुड़ा हुआ है। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से क्या होता है, जो एक तरीके से एल्गल पॉपुलेशन है या फाइटोप्लैंक्टन के पॉपुलेशन में उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और उसी वजह से क्या है, जितने भी जितना जो ऑक्सीजन एक तरीके से वाटर में डिजॉल्व होता है वो उसको यूज़ कर जाते हैं, और इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज़ करने की वजह से जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जैसे फिश हो गए या फिर अदर एनिमल्स हो गए, ठीक। तो ये क्या है, धीरे धीरे इनके पॉपुलेशन इससे खतरा हो सकता है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फाइन। तो ये इसके बारे में हमने आपको यही बताया कि यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, ये एक न्यूट्रिएंट इंड्यूस्ड क्या है, इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी, ठीक। स्पेशली जो है किस न्यूट्रिएंट के इंक्रीमेंट से होता है, इंक्रीज देखा जाता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है। इनकी वजह से क्या है, यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है मेनली, और इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि फाइटोप्लैंक्टन के प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है, उससे जो अदर ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और जो फिश हैं, ठीक, फिश किल्स देखने को मिलता है, या एल्गल ब्लूम्स हार्मफुल होते हैं जो, या फिर डेड जोन्स क्या होते हैं, जहां पे ऑक्सीजन एक तरीके से निल हो जाता है, ठीक है, एब्सेंट हो जाता है, और वहां पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, वैसे जोन को क्या बोलते हैं हम, डेड जोन, ठीक है। तो इससे ये जो है इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है। अगला सवाल देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन इवेंट्स को आपको अरेंज करना है। फाइन। तो यहां पे अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, इसको जो है 1973 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात की जाए तो 1992 में इसको लाया गया था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा, ये बहुत ही फेवरेट एक्ट है, इसको 1972 में लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। इसके जो शेड्यूल है, पहले 5 शेड्यूल थे इसमें, उसको अब कम करके 4 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रखना। और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, इसको 2002 में लाया गया था, 2002 में। तो यहाँ पे अगर हम अरेंज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक। सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा 3, ठीक, 3 हो गया, उसके बाद हमारा 1 होगा, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 3 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, 4, ठीक। तो ये हमें कहां पे मिल रहा है, 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो ऑप्शन सी जो है हमें क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, ठीक है। इसको एक बार जो है आप एक साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हमने बात कर लिया है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की अगर बात की जाए, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की अगर बात करें तो इसको 1975 में लाया गया था, और राइनो प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहली बार इसको 1987 में काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में लाया गया था, और 2005 में राइनो विजन 2020 लेके आया गया था, जिसमें राइनो की जो पॉपुलेशन है उसको कितना करना था, एटलीस्ट कम से कम 3000 तक लेके जाना था, पहुंचाना था। फाइन। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करें तो 2009 में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, किस टर्म से जानते हैं, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, या इकोलॉजिकल सक्सेशन, या फिर बायोलॉजिकल साइकिल। तो यहां पे अगर बात करें तो इसको हम ऑप्शन ए बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा बायो जियोकेमिकल साइकिल आपको यहाँ पे दिख सकता है। फाइन, अगले सवाल की ओर चलते हैं कि विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो अर्थ पे तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो सकता है। ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। और इसका जो आंसर है -18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ चेंज इन स्पीशीज या कम्युनिटीज की बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर सीयर या फिर कम्युनिटी डायनेमिक्स या पिरामिड ऑफ बायोमास। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी दैट इज सीयर जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। सीयर क्या होता है, सीयर या सीयर कम्युनिटी, सेरल कम्युनिटी के नाम से जानते हैं कि द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज जो सक्सेसिवली चेंज होता रहता है किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम सीयर बोलते हैं, ठीक। और सीयर क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फाइन, तो ये क्या है, प्राइमरी सीयर। सीयर में दो टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो फास्टर होता है, ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है। प्राइमरी सक्सेशन की बात की जाए तो ये एक तरीके से न्यू लैंड या बेयर रॉक पे, ऐसे सरफेस पे जहां पे कुछ भी कोई भी संसाधन अवेलेबल नहीं है, वहां से शुरुआत देखने को मिलता है प्राइमरी सक्सेशन में, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे ये ट्रेंड ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पाइनियर स्पीशीज हो गए, फिर इंटरमीडिएट और लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमें देखने को मिलता है। और जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है लैंड पे जहां पे संसाधन मौजूद थे, ठीक है, बट किसी कारण से वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर की वजह से इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा, तो अब जो है ये दोबारा से जो रीगेन करेगा या रीग्रोथ करेगा उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जानेंगे। और ये जो है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, ठीक। तो अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो इसके 5 स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये सवाल में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो क्या है हमारा, न्यूडेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन हो गया चौथा, और लास्ट में जो है स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स, ठीक। तो ये ऑर्डर आप जो है ध्यान में रखेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या है। पहला है टू इंक्रीज नंबर ऑफ टूरिस्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट को बढ़ाना, या फिर टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रैवल को बढ़ाना, ठीक है, मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है हम देख सकते हैं कि यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, क्या, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट का फैक्टर भी कहीं ना कहीं आ रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a greenhouse gas found naturally in the atmosphere? कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें से जो कि नेचुरली एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कल जो है हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया, ठीक, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो या उनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात हो, क्योंकि इनसे भी सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या है, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरली एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी, मतलब इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा एनवायरमेंट के क्लासिफिकेशन में या कैटेगरी में नहीं आता, ठीक। ऑपरेशनल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट या फिर बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, एंड और क्या है, कल्चरल एनवायरमेंट, ऑप्शन सी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
कहीं ना कहीं ऑप्शन ए जो है वो अटपटा सा लग रहा है, फाइन। और ये हमारा आंसर भी है, क्योंकि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जो है हमारे एनवायरनमेंट के क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता, और ये तीनों जो है फिजिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल, ये एनवायरनमेंट के क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं, हिस्सा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस क्लासिफिकेशन को। फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके अंदर हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर ये आ जाएंगे, फाइन। और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी दो फैक्टर्स है, एक बायोटिक हो जाएगा अगर ओवरऑल बात करें तो बायोटिक, और एक एबायोटिक, ठीक है। और इसके ये क्या है, पार्ट है, फाइन। और तीसरा है कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसमें सोसाइटी, इकोनॉमी या पॉलिटिक्स ये इसके अंदर आ जाएगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसके द्वारा इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार यूज किया गया था? एल्टन, बेनेट, बर्कले या फिर रैटजेल, ठीक। तो यहां पे अगर बात करें तो ऑप्शन बी, ठीक है, बेनेट, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो जॉन बेनेट के द्वारा जो है इसका सबसे पहले इसका यूज, इसका इस्तेमाल किया गया था, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कौन से इनमें से इंपैक्ट है? राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस या फिर ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो चारों के चारों ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चारों फिनोमेना देखने को हमें मिलते हैं। तो हमारा उत्तर जो है चारों ऑप्शन किसमें, ऑप्शन डी जो है हमारा ये इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, फाइन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सही ऑर्डर में आपको ये गिवन जो इवेंट्स है उनको अरेंज करना है, फाइन। तो पहला हमारा है रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट के बारे में शुरुआत में हमने आपको बताया था, ये कब हुआ था, 1992 में देखने को हमें मिला था, फाइन। पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, देख लीजिए आपको ये पर्टिकुलर रिपोर्ट इस स्टेटमेंट में भी पूछा गया है, फाइन। तो इसको 1987 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था इस कमीशन के द्वारा, और इस रिपोर्ट का क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर, उसका क्या था, नाम था रिपोर्ट का, या टाइटल था कह सकते हैं, फाइन। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो ये 1 जनवरी 1989 में इसको इन्फोर्स किया गया था इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को, और ये जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से जुड़ा हुआ ये प्रोटोकॉल है। और लास्ट में लिमिट टू ग्रोथ, ठीक, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट ये कब आया था, ये 1972 में, 1972 में, ठीक है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, इस पेपर को पब्लिश किया गया था, फाइन। तो अगर हम सीक्वेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4, ठीक। 4 की बात की जाए तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद अगर बात करें 1972 के बाद हमारा 1987 आ जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। 4 के बाद 2 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा, फाइन। तो इसके बारे में हमने आपसे अभी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, कि ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो कि 1983 में इसको लाया गया था, इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, और इसी कमीशन के द्वारा 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट लाया गया था। और ये वही रिपोर्ट है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो है सबसे पहले बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था, कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्कशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशंस इन 1987, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो है उसी से जुड़ा हुआ, पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ ये भी सवाल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको इस फैक्ट के बारे में बताया कि ठीक है, तो 1987 में जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था उस रिपोर्ट का आपको नाम पूछा जा रहा है, ठीक। पहला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, आवर कॉमन फ्यूचर, सेकेंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। तो यहां पे जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, और ये पब्लिश किया गया था ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा, फाइन। तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना हमें आगे।
अब क्या है, द बुक स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग नामक जो बुक था जो 1962 में पब्लिश किया गया था, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ये सवाल में पूछा गया है। ठीक, कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या फिर राजगोपालन। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी रेचल कार्सन के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई थी। ये एक अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट थे। ठीक, 1962 में इन्होंने इस किताब को पब्लिश किया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट पहला है, टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर हम ऑप्शंस को बारी बारी से देखें तो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट के लॉस से जो है हमारा क्या है, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, फायर से भी जो है लॉस होता है। फाइन, इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इससे भी जो है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन होगा, देखने को मिलेगा। तो ये तीन ऑप्शन जो है ये सभी क्या है, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए हानिकारक है या नेगेटिव जो है, नेगेटिवली ये इम्पैक्ट करेंगे और इनसे एक्सटिंक्शन हो सकता है वाइल्ड लाइफ का या वन्य जीव का। और जो चौथा ऑप्शन है कि फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का, तो एक तरीके से एक्सटिंक्शन सवाल ही नहीं है। फाइन, तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड है, स्थित है। कानपुर में, गाजियाबाद में या नोएडा में या फिर लखनऊ में। तो अगर इस सवाल की अगर बात करें तो ऑप्शन डी दैट इज लखनऊ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क था उसको स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे, लखनऊ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए क्वेश्चन यहीं तक। आज हमने जो है 2021 और 2020 के सवाल देखे। कल जो है हम इससे पहले के जो हमारे 2019 और 18 के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।